नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंह लग्न बनाम कुंभ लग्न। अगर इन दोनों लग्नों को आमने सामने रखकर चर्चा की जाए तो कई ऐसी बातें समझ में आती हैं जो सामान्यतः एक लग्न को पढ़ते समय हम विचार जिसका नहीं करते हैं। तो इस सीरीज में हमने पहले भी कई रिकॉर्डिंग की है और आज भी हम फिर सिंह और कुंभ को आमने सामने रख रहे हैं। इसी प्रकार से हम बाकी के लग्नों का भी तुलनात्मक अध्ययन करते रहेंगे। एक चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है, कई व्यूअर्स बार बार कमेंट करते हैं कि सर इस लग्न और चंद्र राशि के झगड़े को कैसे सुलझाया जाए, क्या माना जाए अपने आप को। हम समाज में चाहे कितना भी प्रयास करें, हमारी जो बाह्य इमेज बनती है, समाज में हमें कोई मान्यता मिलती है, वो लग्न कुंडली से ही बनती है। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति कहता है मेरा मेष लग्न है लेकिन कर्क राशि है, चाहे वो अपने मन से बर्ताव करने का प्रयास करता है कर्क के समान, क्योंकि मन कहां है, चंद्रमा मन, वो हंसमुख रहने का प्रयास करता है, लेकिन जो समाज में उसकी एक इमेज बनेगी वो मेष लग्न, मंगल कमांडर का ऑफिस, तो समाज उसको मानेगा कि ये एक अनुशासित व्यक्ति है। और अगर मंगल कहीं बहुत ज्यादा बली अवस्था में है तो उसको कठोर भी माना जा सकता है कि बहुत अनुशासित व्यक्ति है और कठोर निर्णय भी ले सकता है। इसी के विपरीत अगर हम कह दें कर्क लग्न है, मेष राशि है, तो वो चीजों को, क्योंकि मन उसका कहां रहता है, उसका मन रहता है मंगल के ऑफिस में, माने मेष से एग्जीक्यूट कर रहा है चंद्रमा, लेकिन उसके बावजूद भी एक इमेज बन जाती है कि हाँ नहीं ये व्यक्ति कर्क समान है, वो हमारा रियल इमेज कहलाता है। एक उसमें अरुधा कॉन्सेप्ट भी आता है। अरुधा ज्यादातर स्टार डस्ट या कोई बड़े पॉलिटिशियन, और वो भी उनके लिए जो बाहरी इमेज अलग प्रकार की रखते हैं, अलग अंदर अलग। ध्यान रखना है कि हालांकि राजनीतिज्ञों को पूरी तरह से रियल इमेज पर ही रहना चाहिए, जो दिखते हैं जैसे वैसे ही वास्तविकता में होने चाहिए, लेकिन फिर भी अरुधा का विचार इस प्रकार के व्यक्तियों में ज्यादा किया जाता है। कोई स्टार कास्ट है, कोई राजनीतिज्ञ है, लेकिन आप इस अंतर को तो आपको समझ गए होंगे कि अगर मेरी राशि कर्क राशि है तो मैं सामान्यतः ऐसा लगता हूं हंसमुख हूं, हंस मिजाज, खुशी के साथ बोलता हूं, लेकिन मेरी इमेज लग्न ने रिफ्लेक्ट की है समाज में कि भाई ये व्यक्ति चाहे बेशक से हंसी में बोलता है, लेकिन वो उसका जो कोर है, उसका जो हृदय है, वो तो काफी ज्यादा अनुशासित रहना चाहता है। तो वो समाज लग्न को ही समझता है, तो उसका बहुत बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो इस अंतर को हमें धीमे धीमे अलग रखना है कि भाई हम लग्न कुंडली को महत्व दें, कुछ परिस्थितियों में हम चंद्र कुंडली को महत्व दें, कब किस प्रकार से समझें। अभी फिलहाल जो हमने ये वर्सेस रखा है ये लग्न अनुसार रखा है, लेकिन आप राशियों में भी कुछ कुछ चीजों को यहां से शामिल कर सकते हैं कि भाई सिंह राशि में मन यानी चंद्रमा सिंह राशि में व्याप्त हो गया, कुंभ राशि में मन यानी चंद्रमा कुंभ ज़ोडिएक भौचक्र में व्याप्त हो गया, तो वो समझना है। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा या कह सकते हैं समाज में आकर जो कोई व्यक्ति बर्ताव करता है उसका ज्यादा अंदाजा लग्न से ही लगाया जाता है। ठीक हो गया। तो सिंह लग्न ठीक हो गया, और कुंभ जो सिंह पर्सनालिटी है, किस काम के लिए बना हुआ है, इनको आमने सामने रखा जाए, ये एक प्रकार का बॉस है। सिंह सभी लग्नों का राजा कहा जा सकता है सिंह को। उसको अपनी बनाई हुई पॉलिसी नीतियां पूरी तरह से त्रुटि से रहित लगती हैं कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, और अगर कुछ मामले में कभी मंगल
कहीं ऐसा खराब स्थिति में हो तो फिर ये बड़ी जल्दी विचलित भी हो जाते हैं कि मेरी बात को आपको मानना चाहिए था। देखिए, मंगल प्रभावशाली है तो हमारी द्वारा की गई बातों को कोई व्यक्ति मान रहा है, हमारे पराक्रम को जनरली कोई इतनी जल्दी चैलेंज ही नहीं करता है। और कहीं अगर मंगल कमजोर है, नीच होकर नीच भंग है, तो एक बात तो चैलेंज करेगा ही। ठीक हो गया, इसीलिए हमें क्रोधावेश आ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सिंह एज कंपेयर टू कुंभ, कैसे ये एक बॉस है, अपनी बातों को पूरी तरह करेक्ट मानता है। हम जहां राजतंत्र और प्रजातंत्र का कंपैरिजन करते हैं, उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सिंह लग्न और कुंभ लग्न का आता है। अपना अपना बल है, कोई कहीं विशेष परिस्थितियों में बली माना जा सकता है, कोई कहीं बली माना जा सकता है। अगर हमें लगता है कि ज्यादातर हमारे जो राष्ट्र में अगर मोर पॉपुलेशन जो है वो कहीं कमी की ओर है, उनमें कुछ कमियां आने लगी हैं, तो फिर उस दृष्टि में कुंभ लग्न अगर मेदिनी ज्योतिष अनुसार राष्ट्र की कुंडली बनती है तो फिर समझ में नहीं आता, उसका कोई ज्यादा बल नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर हमारे प्रजा का अच्छा खासा बल है, प्रजा अच्छी है, नियमों का पालन करती है, तो फिर उस कंडीशन में, क्योंकि सभी लोग ग्रुप जो कहेगा उसकी वैल्यू होगी। ठीक हो गया, तो ये हमें समझना है कि कब कब, और अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन वो अपनी बातों को ही मनवाना चाहता है, चाहे वो रूथलेस होकर भी मनवाना पड़े। कई दफा ऐसा हो जाता है कि कई दफा दंड देना आवश्यक हो जाता है, और हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया, हमने कोई प्रश्न कुंडली बनाई, उस व्यक्ति या राष्ट्र से संबंधित उसमें सिंह लग्न की कुंडली बनती है, एक व्यक्ति विशेष या कोई ऐसे तानाशाह संबंध में अगर कोई ऐसी कुंडली आती है, वो अच्छी मानी जा सकती है उस परिस्थिति के अनुकूल। तो दोनों में अंतर आप लोगों को समझना होगा कि कभी हमें किस प्रकार का प्रश्न देखना होता है, कभी हमें किस प्रकार का प्रश्न देखना होता है। तो सिंह लग्न को अगर वो राजतंत्र इस परिप्रेक्ष्य में देख रहा है तो सिंह लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कोई प्रजातंत्र को ज्यादा तवज्जो दे रहा है तो फिर हमें कुंभ लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा बल देना चाहिए। ठीक हो गया, ये एक क्षत्रिय वर्ण माना जाता है, तो इसको स्वाभाविक सी बात है बोलने में या अपने कामों को लीड करने में ज्यादा आनंद आता है सिंह लग्न को। और कुंभ लग्न को हम शुद्र बल से बली मानते हैं, तो फिर वो सभी को मिलकर चलना और कर्म प्रधान मानना, और ज़ोडिएक में भौचक्र में जहां ये पड़ता है वो शुद्ध लाभ देखने की प्रवृत्ति इनकी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक हो गया, तो ये लाभ स्थान माना जाता है। तो इसीलिए सामान्यता अगर हमारा लग्नेश बली है तो जातक अपने जीवन में अच्छा खासा लाभ कमाने में सक्षम हो जाता है, उसकी वृत्ति भी वैसे ही रहती कि हाँ मैं अपनी चीजों से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूं। बजाय कि अगर हम सिंह लग्न में जाते हैं, सिंह लग्न को शुद्ध लाभ कमाने के लिए कम माना जाता है, किसी रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा जाना जाता है। भाई आपने कोई ऐसा रूल बनाया, उसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करना भी ना कहें, उसको एक प्रकार से टॉप पोजीशन में जाकर चलवाना। ठीक हो गया, क्योंकि जो सूर्य का काम है वो मंगल से अलग है। मंगल ग्राउंड में खड़ा होकर सूर्य की पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो यहां पर कोई ऐसा मंगल जैसा पराक्रम नहीं है। ये तो अपनी बातों को ऑफिस, जो उसका मेन ऑफिस है, वहां से बता रहे हैं, और उसके नीचे एक कमांडर है जो उसको फाइनली एग्जीक्यूट करा रहा है। तो आपको सिंह लग्न का सही रूप कुछ कुछ समझना होगा, और सिंह में जो क्षत्रिय वर्ण है उसको मेष लग्न से अलग प्रकार का वर्ण समझना है। ठीक हो गया, तीनों क्षत्रिय वर्ण अलग अलग प्रकार से हैं। मेष लग्न अलग प्रकार का क्षत्रिय है, धनु लग्न अलग प्रकार का क्षत्रिय है, और सिंह लग्न अलग प्रकार का क्षत्रिय है। ठीक हो गया, तो उस अंतर को अपने को समझना है कि जहां क्षत्रिय एक तलवार लेकर कहीं भी निर्भीक होकर
लड़ भी सकता है, उसके अंदर हम महानता मानते हैं मेष की। और जहां पर अपनी चेयर में बैठकर उसको आदेश लागू करना है, आदेश, तो फिर वो सिंह लग्न। और जहां पर एक न्यायाधीश के रूप में हम एक क्षत्रिय को देख रहे हैं, बहुत ही बोल्ड जजमेंट दिया गया है, एक कह सकते हैं कुल पुरोहित जैसी जो इमेज है, वो तामसिक नहीं है, वो कोई फिजिकली लड़ने झगड़ने में नहीं मानता, लेकिन वो वाणी का जो पराक्रम है वो दिखाने का बल कहीं ना कहीं धनु लग्न क्षत्रिय का बल माना जाता। तो इनमें भी अंतर समझना है कि भाई कौन सा क्षत्रिय बल यहां उभर कर सामने आता है, कौन सा क्षुद्र बल यहां पर उभर कर सामने आता है। तो सारे ही अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण बल है, अपने को चाहिए। तो जो कामनाओं की पूर्ति का विशेष बल है, क्योंकि हम 11th हाउस ज़ोडिएक में क्या मानते हैं, इच्छा पूर्ति। कोई भी कुंडली एनालिसिस के लिए आती है आपके पास, आप कोई कुंडली देखते हैं तो सबसे पहला यही प्रश्न होता है कि इस जातक को उसका सैलरी पार्ट कैसा रहेगा, उसको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको मंथली सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए हर चीज में देशकाल पात्र लगा रहे हैं, इसमें अभी ध्यान से समझिएगा। आज के समय पर एक मंथली सैलरी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर कोई काम में कहीं कमजोरी भी आ जाती है तो ये जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन उसको नियंत्रित कर सकता है कि भाई कहीं लॉस हो गया लेकिन अगले महीने फिर से सैलरी आ गई, तो वो सैलरी भाव कहा जाता है ज़ोडिएक में कुंभ। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि इसको जो हमारा मंथली इनकम है उसके लिए रचाया गया है। तो उसका शुद्ध लाभ देखने का जो नजरिया है ये बहुत अच्छा है। कुछ देर के लिए अपनी शत्रुता को भी ये भुला देता है। ये बात समझनी है। यहां पर कुंभ राशि का या कुंभ लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो शनि है, लेकिन यहां पर शनि के उस एग्रेसिव रूप का त्याग कर देना है। ऐसा नहीं समझना है कि भाई कुंभ लग्न का जातक है तो एग्रेसिवली चीजों को लीड कर रहा है, नहीं। ये उसकी प्राप्ति के लिए शांत होकर कार्य करेगा। अब इसमें सेकेंडरी लॉर्ड के रूप में भी जैसे राहु को माना जाता है, तो कई दफा दिमाग में आता है कि राहु तो बहुत डिप्लोमैट है, बहुत बुद्धिमान है, कई दफा उसको क्रूर होने की संज्ञा भी दे देते हैं। लेकिन राहु का क्रूर स्वरूप यहां अगर लग्न में ही बैठ जाता है तो क्रूर स्वरूप नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना है अपने को, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत बढ़िया प्राप्तियों की बात करवा रहा है। ठीक हो गया। और कहीं ना कहीं कुंभ लग्न राशियों में एक बैंक अधिकारी के रूप में, लाभ कमाने वाले व्यक्ति के रूप में वो इमेज ज्यादा सुटेबल, ज्यादा फिट बैठती है। और सिंह लग्न के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य बनाना, कुछ ऐसा पॉलिसी नीति निर्माण करना, उसको वो निर्माण आगे भेज देना, तो ये सारी चीजें नीति व्यवस्था बनाए रखने में सिंह लग्न। और हम बैंकिंग के कार्य ध्यान रखना है, उसमें एक बैंकिंग का वो काम है जिसमें खाली हम एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक प्रकार से जैसे कि बोलते हैं वित्त मंत्रालय, उसको मुख्य रूप से नहीं मान रहे। ये कौन सा पार्ट है जो लेन देन कर रहा है, जो डायरेक्ट किसी कस्टमर से पैसा ले रहा है। अब उस पैसे को लेकर आप पुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये एक अलग विषय है। तो इस अंतर को भी समझना है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद लाभ भाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वो बिल्कुल सही है, लाभ होगा तभी तो हम कार्य करेंगे, लेकिन लाभ से ज्यादा किसको महत्व दिया जा सकता है या देना चाहिए? लाभ से ज्यादा महत्व दिया जा सकता है उस लाभ को अपने ऊपर लगा पाया, उस लाभ से कुछ सेविंग जनरेट कर पाया, तो वो कौन देता है? वृषभ, टॉरस। तो इस अंतर को भी समझना है कि जब भी हम लाभ की बात कर रहे हैं तो हम कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं। जैसे भारत की कुंडली जब बनती है तो भारत की कुंडली का लाभ स्थान नो डाउट बहुत अच्छा है। आप
भारत की हमने अपने चैनल में भी अपलोड की है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एस्ट्रो ज्योतिष, उसमें प्लेलिस्ट में आपको भारत की जैमनी एक हमने एक कुछ विषयों पर चर्चा की है, वहां आपको भारत की कुंडली मिल जाएगी। और आपको उस भारत की कुंडली में, या कई लोग वैसे भी जानते होंगे, भारत की कुंडली का 11वां भाव तो बलि दिखाई देता है, लेकिन भारत की कुंडली का दूसरा भाव कहीं कमजोर दिखाई देता। तो इस तुलनात्मक अध्ययन को भी अपने को ध्यान रखना है कि जब कभी कुंभ के सामने वृषभ लाया जा रहा है, ठीक हो गया, या सिंह के सामने वृषभ लाया जा रहा है, तो भी अपने को क्लैरिटी रखनी है कि क्या मंथली सैलरी ही हमारी टोटल वेल्थ निर्माण कर सकती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। वो उनका ये मानना है कि हमारा चाहे लाभ स्थान कितना, माने चाहे हमारा धन भाव कितना ही कमजोर क्यों ना, हमारा लाभ स्थान बली होना चाहिए, या वाइस वर्सा, हमारा लाभ स्थान कमजोर है, हमारा धन भाव बली होना चाहिए। तो किसको हम ज्यादा तवज्जो देना चाहिए तब अच्छा फलित निकल कर आएगा? तो आप धीमे धीमे खुद ही समझ जाएंगे। भारत के पास इनकम या रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उस पैसे को एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, या कह सकते हैं उस पैसे को जब हाथों में, वित्त मंत्रालय के हाथ टाइट हो जाते हैं, जब उसको जिसको बोलता है ग्रह लक्ष्मी कमजोर सी दिखाई देती है, तो वो ध्यान रखना अपने को कि ग्रह लक्ष्मी का जो भाव है, दूसरा भाव, वो 11th हाउस से सेकंड भाव तक पहुंचनी चाहिए, तब अपने को उसका सही फायदा होगा। ठीक हो गया। और वो पंक्चुअलिटी का भी भाव माना जाता है और हमारे प्रॉमिसिंग होने का भी। तो यहां एक इंडिकेशन छुपा हुआ है, जिन लोगों का कमाया हुआ धन रुकता नहीं है, कमाया हुआ धन मतलब ज़ोडिएक में 11th कमा रहा है वो, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, तो उसको किस चीज की कमजोरी है, उसको क्या करके वो चीजें व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, उसको दूसरा भाव पंक्चुअलिटी, प्रॉमिसिंग नेचर, वाणी, उसका खासकर कौन सी वाणी, हमारे घर में जो वार्तालाप होती है, फैमिली कम्युनिकेशन, कुटुंब को अच्छे शब्दों से बांध कर रखना चाहिए, तो कभी उसको इस प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। तो अपने को ये अंतर समझ में आया अभी, आय भाव अलग है, धन भाव अलग है। वास्तव में हम सबको उस आय से जोड़ना है, धन कमाना है, उसका संबंध दूसरे भाव से भी मिलाकर देखना है। तो अभी ये समझ में आया। लेकिन इनकम बनी रहनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि किसी कारण से अपने को लगता है कि हमारा बहुत अच्छा वेल्थ था लेकिन वो चला गया, डरने की जरूरत नहीं है। कहता जी इस कुंडली का 11th हाउस बहुत बढ़िया है, आता रहेगा। आपका मासिक वेतन या आपके महीने के खर्च के लिए जो भी पैसा आपको चाहिए वो चलता रहेगा। तो इसकी इस समय जैसे मैंने बताया, देश काल पात्र अनुसार हर चीज को तवज्जो देते हैं। कई देशों में अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार कहते हैं भी हमें संग्रह, उनका मतलब मेंटेलिटी ऐसी है, संग्रह करने के लिए वो कम कार्य कर रहे हैं, हर महीने पैसे कमाते हैं, खर्च कर देते हैं। तो वो अभी 11th हाउस तक ही सीमित है। लेकिन अपने को ये बात याद रखनी है कि हम 11th हाउस के अलावा अगर जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस अनुसार अगर दूसरे भाव को भी उसमें शामिल करते हैं तो बहुत बढ़िया। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, दूसरे भाव से मिलाकर देखना उसके इनकम सोर्सेज और उसका एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, इन दोनों को मिलाकर ही सटीक भविष्यवाणी धन संबंध में की जा सकती है। तो इसकी मूल प्रवृत्ति कैसे है? ये एक सबके साथ मिलकर चलने वाला व्यक्ति है। शनि को क्योंकि हम मानते हैं कि वो एक प्रकार का सेवा भाव सदैव रहता है, तो इसको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, सबके साथ मिलकर चलता है, सेवा भाव मिलनसार बहुत ज्यादा। इस मामले में यहां पर इसको नेगेटिव पॉइंट्स मिल सकते हैं सिंह लग्न को, क्योंकि इसके अंदर सेवा भाव कम, अपनी आत्मसंतुष्टि कह लीजिए,
अपने आप को आत्म अभिव्यक्ति कह लीजिए, अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को दूसरों को सुनाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बताया ना, सबका अपना अपना बल है। कभी ये ऐसा लगता है बली दिखाई दे रहा है, कभी ये बली दिखाई दे रहा है, तय आपको करना है। मैं तो कुछ इनके पॉइंट्स बता रहा हूं। और उदित दिशा के हिसाब से इनको पूर्व दिशा का बल प्राप्त है, सिंह लग्न को। और हम कुंभ लग्न की अगर बात करते हैं तो कुंभ लग्न को पश्चिम दिशा का बल प्राप्त है। तो वो एक दूसरे के कह सकते हैं ठीक अपोजिट है दिशा के हिसाब से। तो उस दिशा संबंध में जैसे पाश्चात्य सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से डार्क साइड के लिए कुछ मामले में ये ज्यादा अच्छा लग्न आ सकता है। जैसे हमने कोई ऐसा प्रश्न निकाला, कोई ऐसा मेदिनी ज्योतिष का, तो उसमें अगर पाश्चात्य लग्न आ जाते हैं जिसमें पश्चिम दिशा है तो कुछ मामले में अच्छा आता है। और कुछ हमने ऐसे प्रश्न निकाले हैं जहां पर हमने कोई ऐसा पूर्व की सभ्यता, जैसे हम जापान की संस्कृति को पूर्व के साथ मिलाकर देख रहे हैं, ठीक हो गया। वो पूरी तरह से विकसित पूर्व का देश या ईस्टर्न साइड का देश है, तो हम उसमें इस प्रकार का सूर्य संबंध ज्यादा मानते हैं। आपको ये भी समझ में आता होगा, उसको कहते भी है उगते सूरज का देश। तो इस प्रकार से कई इंडिकेशंस आती हैं कुंडली जब बनाई जाती है, और हम समझ जाते हैं कि ये किस देश पर ज्यादा फिट बैठ रहा है। अगर उस देश के अनुसार ज्यादा फिट हो जाता है तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि जातक ने जो प्रश्न किया है उसका जो उत्तर है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब इसमें हम अलग अलग भाव अनुसार भी देख सकते हैं कि भाई सिंह लग्न वाले अपने धन वृत्ति के लिए किस प्रकार के होते हैं। 6 नंबर क्या है? ये मरकरी बुध का इंटेलिजेंट फेज बताता है। बहुत इंटेलिजेंटली राजकुमार काम कर रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार से यहां अपने धन कुटुंब को लेकर बर्ताव करेगा सिंह लग्न वाला, ठीक हो गया। बहुत ध्यान रखना है, इंटेलिजेंट फेज है, कोई ऐसा झगड़े वाला काम नहीं है। कन्या लग्न या कन्या राशि बहुत इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करती है। कन्या माने एक ऐसी लड़की जो नियमों का पालन, जो अपनी वर्जिनिटी का पालन करती है, वो कन्या माना जाता है। तो अपने बहुत बढ़िया कैलकुलेटिव है। और यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है कि आय का और धन का स्वामी एक ही है। तो जैसे मैं बता रहा था कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बड़ा मायने रखता है। अगर धन जो माने अर्जित धन जो हमने इकट्ठा किया है, हमारी सेविंग्स और हमारी इनकम सोर्सेज, इन सब का दोनों का लॉर्ड एक ही है, तो फिर अगर उसको हम साध लेते हैं तो दोनों ही सध जाएंगे, दोनों ही बली हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का और भी हम ध्यान रख सकते, मतलब माने अगर हम वर्सेस कर रहे हैं तो इस चीज का और अध्ययन करना चाहिए कि अगर इन दोनों में से, क्योंकि दोनों कॉमन है, बुध अगर बिगड़ता है तो फिर दोनों पर ही छाया छा सकती है, दोनों पर ही काले बादल मंडरा सकते हैं। तो उसका भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी एक प्लैनेट के रेमेडी से अपने ये विषय, मतलब आजकल के हिसाब से देशकाल पात्र अनुसार, क्योंकि आजकल प्रश्न बहुत कम ऐसे आते हैं कि सर हमारा बेटा आध्यात्मिक होगा क्या, हमारा बेटा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से लोग ऐसा नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर प्रश्न, मतलब 100 में से 80% कुंडलियों का जो विषय है वो धर्म सामान्यता नहीं रहता है, वो और विषय रहते हैं। तो ज्यादातर, और अगर हम कहते हैं 100 में से 80% कुंडलियां जो आती हैं कंसल्टेशन के लिए, उनका मुख्य विषय ये दो ही, उसी के आसपास ही रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो मुख्य रूप से धर्म मोक्ष पर ही चर्चा करना चाहते हैं, नहीं तो ज्यादातर अर्थ और कामना पूर्ति, इन दो विषयों के लिए ही कुंडलियां कंसल्टेशन में आती हैं। तो अब मैं जैसे मैंने पहले बताया, ईश्वर को सदा हमें सम्मान देना है। ईश्वर ने भी ऐसा माहौल बनाया है, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए कोई रजिस्ट नहीं करना है कि नहीं मैं तो सतयुग को वापस लाके रहूंगा। ये ईश्वर ने ही करा है, इसलिए इसको सहर्ष स्वीकार करना है। कभी ईश्वर ने चाहा था कि नहीं पूरी तरह से मुक्त वृत्ति में ही लोग रहे, तो जैसे ही पैदा होते थे अपना मुक्ति के साधनों में लग जाते थे, अपना तपस्या में लग गए, अपना मुक्त हो गए, फिर थोड़ा सा धर्म का पालन में लग गए, और उसके बाद फिर अर्थोपार्जन भी आ गया। इस समय पूरी तरह हम कामनाओं की पूर्ति पर लगे हो, ऐसा ईश्वर का आज्ञा है तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक हो गया। तो
देश काल पात्र अनुसार हमें हर चीज को समझकर प्रिडिक्शन देनी है, ठीक हो गया, भविष्यवाणियां देनी है। तो अब इसकी अगर बात करते हैं हमारे कुंभ लग्न की, तो कुंभ लग्न का अर्जन करने का तरीका, कुंभ लग्न का सेविंग्स करने का तरीका पाइसेस के समान है। पाइसेस का मतलब एक ऐसा ब्राह्मण जो थोड़ा सा स्वभाव से हंसमुख है, उस प्रकार से, माने बहुत इंटेलिजेंट है वो, लेकिन स्वभाव से थोड़ा सा हंसमुख है, कह सकते हैं रोमांटिक है, वो अपनी चीजों को जोड़ना जानता है। हालांकि ये राशि स्वभाव से बनी है खर्च करने के लिए, क्योंकि ज़ोडिएक में ये 12वें भाव में आता है, इसका स्वभाव है ये बहुत बढ़िया इंटेलिजेंटली खर्च करना जानता है पाइसेस, क्योंकि शुक्र का फेवरेट प्लेस है ये। लेकिन अगर हम कुटुंब की दृष्टि से देखते हैं तो कुटुंब में ओवर इंटेलिजेंस दिखाई देता है सिंह लग्न में, और कुटुंब में एक प्रेम कह लीजिए और एक बहुत ज्यादा शुक्र के गुण वो दिखाई देते हैं कुंभ लग्न के कुटुंब में। तो इस बात को समझना है, जब भी हम कहते हैं कि भाई एक ऐसी ग्रुप में हम लोग बैठे हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा ही लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि बुद्ध का जब इंटेलिजेंट फेज एक्टिव होता है तो कई दफा एक सामान्य व्यक्ति संकोच महसूस कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बहुत बुद्धिमानी से प्रश्न करते हैं। तो किसी के कुटुंब को 6 नंबर से एंजॉय करना हो और किसी के कुटुंब को 12 नंबर से, मैं अभी एंजॉय आनंद की बात लगा कर रहा हूं, तो ज्यादा आनंद लिया जा सकता है 12 नंबर कुटुंब में। और अगर हम बात करते हैं कुटुंब एक ऐसी गैदरिंग जहां आनंद कम, एक प्रकार का, मतलब आनंद तो है वो, लेकिन वो इंटेलिजेंसी वाला आनंद है, एक समझदारी वाला काम ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बुद्ध मैथ्स बहुत बढ़िया है, बुद्ध का बढ़िया प्रोग्रामर है वो। तो इस प्रकार की चीजें हम अपने रिलेटिव्स में या कुटुंबी जनों में यहां देख सकते हैं। और यहां पर एक प्रकार का एक्सेप्टेंस है और एंटरटेनमेंट है ज्यादा। तो अब आप खुद तय करें कि किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। अपनी अपनी जरूरत है, मैंने पहले भी बताया, जरूरत अनुसार ही हम किसी चीज को अच्छा या बुरा मानते हैं। तीसरा भाव सिंह लग्न से हम देखते हैं तो 7 नंबर आता है। 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि जब हमारे पराक्रम और फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है तो व्यक्ति, देखिए सिंह लग्न वैसे क्षत्रिय है, लेकिन जब भी कभी पराक्रमी होने की बात आएगी तो वो इस्तेमाल करता है शुक्र के गुणों का। शुक्र आप जानते हैं दैत्य गुरु होना ज्यादा जटिल काम है। एक बहुत दोनों के बुद्धिमत्ता की बात करें तो शुक्र भी बहुत बुद्धिमान है और बृहस्पति भी, लेकिन आप समझ कर देखिए किसका ज्यादा कठिन काम है। जो राक्षस गण है उन राक्षस गणों को एक अनुशासन में बांधे रखना वो ज्यादा कठिन काम है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, क्योंकि शुक्राचार्य मानते तो उनको भी ईश्वर का ही रूप है, ठीक हो गया, तो उनमें कोई ऐसा विभेद नहीं पैदा करना। लेकिन अगर हम उस दृष्टि से कभी देखें कि भाई बड़ा कठिन काम है कि शुक्र की अपने आप को नियमों में बांधना, क्योंकि अगर नियमों में बांध के नहीं रखेंगे शुक्र तो सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी। तो शुक्र को अपने आप को नियमों में भी बांधना है और राक्षसों को बलवान भी करना है। तो ये ज्यादा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि राक्षस या दैत्य स्वभाव से ही क्रूर समझे जाते हैं और प्रायः धर्म का पालन कम करने वाले माना जाता है। लेकिन उनको भी किसी ना किसी नियम में बांधने का कार्य जो शुक्राचार्य ने किया है वो काबिले तारीफ माना जा सकता है। तो आजकल के अनुसार भी कई मामले में हम एक ज्यादा अच्छा मेंटर मान रहे हैं, एक अच्छा ज्यादा टीचर मान रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, क्योंकि वो जानता तो है ईश्वर का रूप अच्छे से, लेकिन वो रूप दैत्यों को बलि करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ज्यादा मुश्किल है उस कार्य को करना। तो यहां पर कहीं ना कहीं शुक्र की ऑफिस वाली राशि आती है, तो बहुत समझदारी के साथ, बहुत इसको बिजनेस राशि भी माना जाता है 7 नंबर को, तो बहुत समझदारी के साथ अपनी बातों को सिंह लग्न वाले फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया करते हैं, बातों को रखना जानते हैं,
यहां पर अगर नजर डालते हैं, अगर हम कुंभ लग्न के फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ऑफिस में कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये 1 नंबर, देखिए पराक्रमी होने में ज्यादा पराक्रम जान पड़ता है 1 नंबर के पास, क्योंकि मंगल का ऑफिस है 1 नंबर, मतलब क्या, मेष यानी मंगल का ऑफिस। लेकिन परिस्थिति अनुसार कोई ज्यादा बली दिखाई देता है, कोई कम बली दिखाई देता है। जैसे अगर हम खाली पराक्रम की बात करें कि भाई मेरा पराक्रम तो मेरे बाहुबल बल में है, तो बाहुबल वाला पराक्रम कहीं देखना है तो ये खुद इतना ज्यादा एग्रेसिवली नहीं लीड करता है, लेकिन इसके संबंधियों में 1 नंबर का बल दिखाई देता है, बशर्ते मंगल अच्छी स्थिति में हो। लेकिन स्वभाव वैसा ही रहेगा। अगर संबंधी माने मंगल अच्छा नहीं भी है, तभी भी ये पराक्रम बढ़ाने का प्रयास या उसी प्रकार से पराक्रमी होने का काम करेगा जैसे मंगल 1 नंबर में करता है। यहां पर क्या है, सिंह लग्न, वो तो जानता ही है, सिंह लग्न वाला तो मैं तो हूं ही राजा, तो अपने पराक्रम को वो बार बार इस प्रकार से बयान नहीं करता है। ठीक हो गया, उसको पता है मैं तो यहां पर बहुत सॉफ्ट बोलकर भी अपनी बातों को मनवा ही लूंगा, क्योंकि मैं तो हूं ही किंग, इस प्रकार की भावना आती है। तो अब अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है। फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि ये दोनों ही लग्न कोई ढिशुम करने के लिए नहीं बने कि भाई एग्रेसिवली कोई ऐसा झगड़ा करने के लिए नहीं जाने जाते। वैसे तो मैंने बताया झगड़ा करने के लिए कोई भी लग्न हम नहीं स्पेसिफाई कर सकते, लेकिन फिर भी जो एक विस्फोटक एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम धनात्मक रूप से सेना में कर सकते हैं, वो एनर्जी अभी मुख्य रूप से इनका विषय थोड़ा सा कम दिखाई देता है। अब सेना के लिए जो लग्न कहे जा सकते हैं लीड करने के लिए, जैसे मेष लग्न और वृश्चिक भी इंटेलिजेंस में बहुत बढ़िया काम करता है, तो मंगल की एनर्जी कह लीजिए, और जो मंगल को फेवरेट लगता है मकर की एनर्जी कह लीजिए। कई दफा लोगों को इसमें एक विरोधाभास पैदा होता है कि भाई ये तो शनि का लग्न है, शनि एक तामसिक ग्रह है, बेशक से तामसिक ग्रह है, उसके बावजूद भी ये लग्न कोई अटैकिंग मोड के लिए नहीं जाना जाता। हाँ, मकर लग्न के अंदर वो गुण है, ठीक हो, क्योंकि मकर का आगे का स्वरूप दिखता कैसा है, एरीज की तरह, और पिछला स्वरूप क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की तरह। इतना अपने को समझ में आया, ठीक हो गया। तो इनका तीसरा भाव मंगल के ऑफिस की तरह दिखाई देता, बट उसके बावजूद भी ये कोई किसी पर हमला करने वाले नहीं है। चौथा भाव, ठीक हो गया। दोनों ही लग्न स्थिर प्रवृत्ति के लग्न है, और आपको पता है जहां स्थिरता है वहां सूर्य का बल ज्यादा समझना है। उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि चर प्रवृत्ति और जो स्थिर प्रवृत्ति है और द्विस्वभाव लग्न राशियों का बल है, वो कैसे चंद्रमा, सूर्य और बुध के बल से बली होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमारा प्लेलिस्ट एस्ट्रो ज्योतिष सर्च कर सकते हैं, जहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चौथा भाव, ये अपने ग्रह भाव, अपने माता, अपना घर, सुख, वाहन को थोड़ा गुप्त रखना चाहते हैं, और अगर कहीं केतु भी यहीं बैठ जाए तो निश्चित रूप से वो ज्यादा अपने इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक हो गया, सिंह लग्न। अब आते हैं हम कुंभ लग्न के बारे में। ये इस मामले में एकदम अपोजिट है, ये उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं। कुटुंब वाली बात आ गई, क्योंकि 2 नंबर कुटुंब, वो अपने घर में ज्यादा लोगों की गैदरिंग करवाते हैं, ऐसा चाहते हैं। शुक्र अगर बली है फिर तो कहना ही क्या, ठीक हो गया। और ऐसे ही इनका मां का स्वभाव भी 2 नंबर से डिकोड किया जा सकता है कि ज्यादा लोगों के साथ डील करना ऐसे जातक के माता को आता है या वो करना चाहते हैं। इस जातक के माता ज्यादा लोगों के साथ डील नहीं करना चाहते हैं। ठीक हो गया, 8 नंबर। मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई दफा एक माता की 2 संतानें हैं और 2 कुंडलियों में अलग अलग प्रकार की माता की इंफॉर्मेशन आ सकती है। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई घबराना नहीं है या कोई गलत भविष्यवाणी नहीं की है आपने।
तो जैसे मान लीजिए एक ही माँ की ये दो संतानों की कुंडलियां आ गई। अब एक कुंडली कहती कि इसकी माँ 8 नंबर की तरह है, एक कुंडली कहती इसकी माँ 2 नंबर की तरह। तो इसमें समस्या क्या है? कई लर्नर, कई जो प्रैक्टिस में है वो बोलते हैं कि सर ये तो एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो गया, तो गलत हो गया। गलत नहीं है ये। इस जातक के लिए जो मां का स्वभाव है वो 2 नंबर ही रहेगा, और इस जातक के लिए माने हो सकता है ये बड़ा बेटा हो, ये हो सकता है छोटा बेटा हो, उस जातक के लिए 8 नंबर की तरह। कई मामले में भाई क्योंकि अपना अपना स्वभाव होता है, तो हम जानते हैं माता पिता संतानों की वृत्ति के अनुसार क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, अपने स्वभाव में छोटा छोटा बड़ा बदलाव करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। ठीक हो गया। जो प्रेम से पढ़ रहा है उसको प्रेम से पढ़ाना चाहिए, जिसको लगता है थोड़ा फटकार की आवश्यकता है उसको उसके हित के लिए उसको फटकार भी लगाई जा सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें इस प्रकार से अंतर अपने को निकालना है कि उस पर्टिकुलर जातक के लिए वो 8 नंबर की तरह है, और इस जातक के लिए वो 2 नंबर की तरह काम कर रही है। लेकिन हो सकता है दोनों एक ही आइडेंटिटी, एक ही वो जातक है जो दोनों के लिए अलग प्रकार से व्यवहार करता है। फिर आता है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव हम अपने संतानों से, हमारा जो विवेक बुद्धि है, ध्यान रखना है, हमारी जो एबिलिटी होती है, हमारा जो कोर इंटरेस्ट है, जिसको सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है, वो 4 नंबर से देखा जाता है। भाई मेरा सोचने का तरीका क्या है, मैं किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता हूं, वो चौथे भाव से देखा जाता है, जिसको कई दफा विद्या के साथ जोड़ा जाता है। ध्यान रखना है इसको हम लेकिन कोई सर्टिफिकेशन से नहीं जोड़ते हैं। कई दफा हमारा विद्या का स्तर कह लीजिए, पढ़ने में बड़ी रुचि होती है, लेकिन 5वां भाव साथ नहीं देता है, तो उस पढ़ने के स्वभाव के कारण हमें काफी चीजें आती तो हैं, लेकिन हम सर्टिफाइड नहीं हो पाते हैं क्योंकि 5वां भाव कमजोर है। अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आजकल के समय अनुसार बात करें, तो ज्यादा तवज्जो किसको दे रहे हैं हम लोग? पंचम भाव। कहता भाई पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, सर्टिफाइड होना चाहिए, चाहे क्वालिटी कैसी भी हो, लेकिन वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशन का जो मामला है ये पंचम भाव से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो इस अंतर को भी अपने को डिकोड करना आना चाहिए। कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पंचम भाव का बल हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पंचम भी जरूरी है, चतुर्थ भी तो जरूरी है। पता लगा इनके पास सब डिग्रियां हैं, सर्टिफाइड मैन, लेकिन जब हम इनसे बात करते हैं तो वो वैसा नहीं झलकता है जैसे वो सर्टिफिकेशन में लिखा हुआ है। उसके लिए चतुर्थ भाव का बल भी अपने पास होना चाहिए। ठीक हो गया। तो चतुर्थ भाव सच में हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको हम आजकल कम आंकते हैं या नजरअंदाज करने लगे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल आंकना चाहिए। और आप भी समझते हैं कि अभिजित का जो बल है, अभिजित मुहूर्त का जो बल है, वो अपने को चतुर्थ भाव और दशम भाव के जरिए ही मिलता है। चौथे भाव का अगर सूर्य है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दशम भाव पर प्रभाव जमाता ही जमाता है। जो एक अच्छा अधिकारी, भारत में जो क्या बोलते हैं ग्रेड 1 जो ऑफिसर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं सूर्य संबंध अगर आता है चतुर्थ भाव के साथ, दशम भाव के साथ, इनके स्वामियों के साथ सूर्य संबंध आता है, तो बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि यही तो कार्य क्षेत्र है हमारा। और अगर कार्य क्षेत्र पर चाहे सूर्य स्वयं बैठ जाए और चाहे दृष्टि डाल दें, बहुत प्रभाव पड़ता ही है। तो 4 और 5 में इस अंतर को अपने को ध्यान रखना है। अब पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के मामले में अगर हम बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए, तो कुंभ लग्न वाले अपने शिक्षा को लेकर 3 नंबर की तरह, सच शिक्षा यानी जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, 3 नंबर की तरह, बुद्ध का रोमांटिक फेज, इस प्रकार से बर्ताव करते हैं। अब इनकी संतानों का एक कहते हैं कॉमन मैसेज 3 नंबर जाता है। भाई हो सकता है अभी तो हम पूरी कुंडली नहीं देख रहे हैं, संतान 2 हो 3 हो, लेकिन अगर ओवरऑल हम जब कभी भी संतानों की बात करेंगे तो वो नंबर जा रहा है 3 नंबर की तरफ। मतलब उनकी संतानें सामान्यतः बहुत अच्छे से आज्ञा का पालन करने वाली होंगी। 3 नंबर सामान्यतः बहुत ऑबिडेंट माना जाता है। ठीक हो गया। मैंने बताया भी था पहले 3, 6, 9, 12 ये जो लग्न है,
ये एक अच्छे ओबिडेंट सरकार के सपोर्टर, इस प्रकार के एम्प्लॉयज माने जा सकते हैं। तो ऑफिस में अगर इस प्रकार के हमारे पास एम्प्लॉयज हैं तो बहुत बढ़िया है, हमारी बातों को बहुत जल्दी से वो ऐसे काटते नहीं है, डिनाई नहीं करते हैं। ये 3 नंबर स्वभाव। यहां पर आता है 9 नंबर स्वभाव। 9 नंबर भी काफी हद तक मैंने बताया कि बातों को मानने वाले होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में एक बड़ा अंतर समझना हो तो 9 नंबर, इनकी संतानें थोड़ा सा क्षत्रिय का ज्यादा बल बयां करती हैं। माने एक, क्योंकि हम यहां क्या मान रहे हैं, एक ऐसा राजपुरोहित जो राज दरबार में काम करता है। ठीक हो गया, राज दरबार मतलब कहीं ना कहीं एक वॉरियर्स के बीच में काम करता है। खुद कोई वॉरियर नहीं है वो, लेकिन अपनी बातों को बहुत बोल्ड होकर कह सकता है। ये अपनी बातों को थोड़ा सा माइल्ड भी कर देता है, ठंडा कर देता है, आराम से कहता है, समझ लेता है, लेकिन ये जैसा है वैसा ही बोलना ज्यादा बेहतर समझता है। तो अपना अपना बल है। और अगर हम दोनों ही ग्रह तुलना करें एजुकेशन में, तो क्या बृहस्पति और क्या बुध, पढ़ाई के मामले में सामान्यतः दोनों को ही अच्छा माना जाता है, लेकिन एक जो विजडम वाली बात है कि नहीं मुझे असत्य का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो विजडम के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है बृहस्पति। लेकिन पढ़ाई तो करनी है, वो चाहे कैसे भी करें, तो ये पढ़ाई करने का, जैसे मैंने बताया था, बुद्ध का कोई किसी के साथ मतभेद नहीं है, वो राक्षसों के साथ भी एक्सेप्ट किया जाता है, माने डार्क साइड में भी बुद्ध एक्सेप्ट किया जाता है, और देवताओं में भी, माने सूर्य की लॉबी में भी बराबर की इज्जत मिलती है। तो बुद्ध ने तो कहा है भाई मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। अब आपको लगता है कि ये विजडम नहीं है, ये वो वाला सत्व ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो ज्ञान को समझना है, या कह सकते हैं बुद्धि का स्वामी बुद्ध। लेकिन जिस बुद्धि में एक प्रकार की मुक्ति भी छिपी हुई है, उस बुद्धि का परिचायक बृहस्पति को माना जाता है। तो थोड़ा सा ये विभेद है, इसको अपने को समझना है। तो अपने अपने हिसाब से कौन आगे निकल रहा है वो तो आपको तय करना है। छठा भाव, छठा भाव होता है हमारे शत्रुओं से निपटने का। ठीक हो गया, किस प्रकार से हम शत्रुओं से, यह हमारा ऋण मुक्ति भाव कहा जाता है, कंपटीशन ओवरकम करने का भाव कहा जाता है। तो सिंह लग्न के छठे भाव में पड़ता है 10 नंबर। 10 नंबर मैंने जैसे पहले भी बताया, मंगल यहां एक्सेल्ड करता है। इसका अगला स्वरूप देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई एक मेष या एरीज है, और पिछला स्वरूप उसका एक क्रोकोडाइल की तरह जो पानी में रहता है। तो शत्रुओं से निपटने के लिए ये नंबर ज्यादा सटीक जान पड़ता है। ठीक हो गया, 10 नंबर, बात तो सही है। तो इस प्रकार के मैटर में हमें अगर थोड़ी सी शांति बरतेंगे तो कई दफा ऐसा भी लग सकता है शत्रु को कि भाई ये तो हमारा जो ओपोनेंट है वो तो कमजोर है, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन अगर 10 नंबर की तरह बर्ताव करेंगे तो फिर वो कभी नहीं सोच सकता है, और वो काफी हद तक इसकी पर्सनालिटी पर फिट भी बैठता है। और यहां पर 11 नंबर वालों के लिए ऋण मुक्ति या शत्रुओं से मुक्ति 4 नंबर की तरह काम करती है। तो यहां 4 नंबर एक मातृत्व भावना है, जो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इस काम के लिए नहीं बनी है, लेकिन हाँ इनके माता के घर से इनको काफी स्नेह मिलता है। और अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो वैसा झगड़े के बिना ही मुक्त हो जाते हैं शत्रुओं से। ठीक हो गया भाई, यहां पर तो 10 नंबर है, और अगर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन जाता है तो झगड़ना तो पड़ेगा ही भाई। जैसे मान लीजिए राहु बैठ जाता है यहां पर, ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ कार्रवाई तो चलेंगी वो। लेकिन अब इसका स्वामी शनि अगर वो यहां पर एक्सेल कर जाता है तो फिर वो कोई समस्या नहीं है भाई। होता है कोई ऐसी कागजी कार्रवाई कुछ कोर्ट केसेस में, एकदम आपको जीत मिल रही है, बहुत बढ़िया जीत मिल रही है। तो इस अंतर को अपने को समझना है कि इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट और रिजल्टेंट का कोऑर्डिनेशन। भाई इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट क्या बोलता है कि भाई इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट बोलता है इस भाव में बैठा हुआ प्लैनेट, भाई मैं तो मुझे तो करना है ऐसा, अच्छा ठीक है कर दिया आपने। अभी वो कौन डिक्लेयर करता है कि भाई फाइनल लूज किया कि विन किया?
भाई वो तो इस घर के मालिक को ही समझना पड़ेगा, इसको जो करना था कर दिया उसने, अब चाहे इसने अच्छा किया चाहे बुरा किया। अगर हम राहु को वैसे शनिवत मानते हैं, लेकिन अब डिप्लोमेट आदमी है वो, उसको कुछ ना कुछ तो जीत वो दिला देगा, लेकिन उसको वो फाइल तो ओपन करनी है ना, वहां पर कार्य तो करना ही है ना उसको, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति पराक्रमी है। क्योंकि इसका बेस जो बनता है इस सिंह लग्न के लिए वो 10 नंबर के हिसाब से बनता है। 10 नंबर मान लो शत्रुओं के साथ वो एग्रेसिवली लीड करना चाहते हैं, तो वही राहु आ गए, कहते ठीक है अब लीड कीजिए आप। अब वो लीड कर रहे हैं, क्या जीत मिल रही कि नहीं मिली? कहते जी शनि यहां बैठे एक्सेल कर रहे हैं, कहते जी बिल्कुल जीत मिलेगी और पराक्रम बढ़ा देगी आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ा देगी, भाइयों का, बहनों का, पड़ोसियों का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि वो तीसरा भाव नेबर्स का भी होता है। तो हमारी लीगल मैटर्स में कमाल की जीत हो रही है और हमारे पड़ोसी और हमारे छोटे भाई बहन तक भी हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें भी एक चीज को और ध्यान रखना है, साथ तो देना ही पड़ेगा, चाहे मन से चाहे बेमने से। अभी मन से दे रहे हैं तो शुक्र भी हमारा फेवरेबल होगा, और बेमने से दे रहे हैं तो शुक्र अनफेवरेबल होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट इस भाव का शुक्र के पास चला गया। तो वो अपने को मिलाकर देखना है। अब यहां पर हमने शत्रुओं से निपटने के लिए 4 नंबर का सहारा लिया, जो मैंने बताया माता का स्वरूप माना जाता है। चंद्रमा अगर मजबूत राशि में है तो फिर इनको उस पराक्रम को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और मां या मातृत्व भावना या हमारा जो नेचर में माने शत्रुओं के प्रति भी ऐसा हमारा कहीं ना कहीं व्यवहार रहता है जिससे शत्रु अपने आप ही बिना कुछ बोले ही परास्त हो जाते हैं। 4 नंबर याद रखना है, ये किंग है। 4 नंबर यानी फीमेल किंग, महारानी, या उसको हम किंग ही मान रहे हैं, इस प्रकार से टैकल करता है। तो ये बोलकर जीत हासिल करता है, ये प्रेम से जीत हासिल कर लेता है। चंद्रमा कमजोर है तो कई दफा शत्रुओं से हमें या लीगल मैटर्स में हमें सुलझाने में थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि हमारा स्वभाव शत्रुओं के प्रति 4 नंबर जैसा ही रहेगा, जो मूल स्वभाव है। फिर आते हैं हमारे पार्टनर की दृष्टि से। अब देख रहे हैं एक दूसरे के ये कहे जा सकते हैं पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, अलग, जो इसमें नहीं है वो इसमें व्याप्त है। ठीक हो गया। अभी ये बात कर रहा था प्रजातंत्र की, ये बात कर रहा राजतंत्र की। तो इसका जो पार्टनर है वो कुछ 5 नंबर के स्वभाव की तरह होगा, तो दोनों में अच्छी निभ जाएगी। इसका जो पार्टनर है वो कुछ 11 नंबर के स्वभाव की तरह होगा। यहां से पार्टनर भी देखते हैं, यहां से हमारी पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो इनकी जो पार्टनरशिप है वो 5 नंबर के समान है, माने अच्छे एक राजसी परिवार या अच्छे ऑफिसर्स हैं कोई, उनके साथ हमारा बहुत बढ़िया एग्रीमेंट रहता है। और इन ये जो 5 नंबर है इनकी जो पार्टनरशिप है वो कोई एक विशेष व्यक्ति से ना होकर एक ग्रुप से है, उस ग्रुप में अच्छे मिलनसार लोग हैं, तो ये पार्टनरशिप 11 नंबर जैसी है। ठीक हो गया। अब आते हैं हमारे अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव हमारी आयु को बताता है, अष्टम भाव हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के सेटिस्फैक्शन को बताता है, हमारा ससुराल पक्ष बताता है। तो ये ससुराल पक्ष 6 नंबर, ठीक हो गया। इनके ससुराल वाले जो हैं वो 6 नंबर की तरह हैं, बुद्ध का इंटेलिजेंट फेस, ठीक हो गया। और ये इनके ससुराल पक्ष वाले 12 नंबर की तरह है। 12 नंबर आप समझते हैं स्वभाव से थोड़े से रोमांटिक हो जाना, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कहीं बृहस्पति कमजोर पड़ता है तो फिर अपने को एक्सटर्नल ऑर्गन्स में बृहस्पति की कमजोरी से दिक्कतें आती हैं, और ये 6 नंबर से जुड़ा हुआ है। मैं इस प्रकार की बात यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे ऑर्गन्स के साथ जो ज्यादा डिक्लेयर किया गया, जो इसका प्लैनेट, वो शुक्र को डिक्लेयर किया गया है। ठीक हो गया। तो अगर यहां पर मूल रूप से बृहस्पति की राशि आ जाती है, तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा कम दे सकते हैं हम। ठीक हो गया। उस मामले में एक्सटर्नल ऑर्गन्स के मामले में तो बृहस्पति की बल होना यहां विशेष रूप से देखा जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं पित्त की अधिकता के कारण हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स में
कहीं ऐसा कुछ ऐसी यूरिक एसिड का बढ़ जाना, वो यहाँ देखा जा सकता है। सामान्यतः बुध को कोई ऐसा उसका कोई मतभेद नहीं है शुक्र के साथ, उसका इतना ज्यादा जब हम तुलना करते हैं इतना ज्यादा बुरा नहीं मानते। हालांकि दोनों ही पंचमेश आ रहे हैं निकल कर, यहां भी बृहस्पति पंचमेश आ रहे हैं यहां भी, लेकिन अगर बुध यहां पर इतने ज्यादा मैच्योर डिग्री में नहीं भी है तभी भी यहां पर अपना वो वाला पार्ट, मतलब इसको ऐसे भी लिंकअप करना है कि अगर कहीं बाधित होता है डाइजेशन, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध हमारा शुगर पर भी पड़ सकता है, असर आ सकता है, या मैंने बताया यूरिक एसिड, यूरिन का जो पीएच बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है। यहां पर डायरेक्टली वो प्रभाव थोड़ा सा कम, क्योंकि पंचम भाव के साथ हम लीवर को भी जोड़कर देखते हैं और बृहस्पति भी उसका कारक माना जाता है। तो जब सारी सुइयां घूम फिरकर उस चीज की तरफ आ जाती हैं तो फिर इस मामले में थोड़ा सतर्क जल पीना चाहिए अच्छे से। और यहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं इस मामले में थोड़ा सा बेटर है। और 6 नंबर है तो हमारा ससुराल पक्ष है, सधा हुआ, और लेकिन ससुराल पक्ष इनका बहुत एंटरटेनिंग माना जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि 12 नंबर शुक्र की फेवरेट राशि है, पाइसेस, तो शुक्र तो ससुराल पक्ष वाले बहुत आनंद पूर्वक जीवन बिताने की बात करते हैं। कई दफा इसी कारण से भाई हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के सेटिस्फेक्शन को चरम पर ले जाने के कारण भी हमें कुछ ऐसी एनस या कुछ ऐसा पैनिस संबंधी कुछ हल्की फुल्की परेशानियां हो सकती हैं, जिसको उस लग्न के कंपेयर में ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि अभी तुलना कर रहे हैं दोनों की। फिर आता है हमारा नवम भाव। नवम भाव हमारा भाग्य स्थान, धर्म, पिता, घर के पूर्वज, हमारी लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राओं के साथ भी जोड़ते हैं इसको। यहां 7 नंबर है, यहां पर 1 नंबर है, तो इनके पिता का स्वभाव 7 नंबर, शुक्र का ऑफिस। शुक्र का ऑफिस मतलब काफी ज्यादा बढ़िया बेहतरीन ढंग से चीजों को मैनेज करना जानते हैं। ये है मंगल का ऑफिस, 1 नंबर। तो इनके पिताजी इस मामले में अनुशासन पसंद है, अनुशासन में रहना उनको अच्छा लगता है। भाई अनुशासन में ऐसा बात नहीं कि शुक्र में नहीं, लेकिन उसने अनुशासन को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, प्रेम को थोड़ा पीछे, डांट फटकार भी सकते हैं, ठीक हो गया, 1 नंबर अगर लीड कर देता है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, थोड़ा बहुत अगर गलती हो भी जाती है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये 7 नंबर की थ्योरी है। ये किसका फेवरेट प्लेस है ये भी अपने को समझना है। ये शनि का फेवरेट प्लेस है। शनि यहां एक्सेल कर जाता है तुला राशि में। और ये किसका फेवरेट प्लेस है? ये सूर्य। और आपको पता है सूर्य एक प्रकार का खुद ही दंडाधिकारी समझते हैं अपने आप को, या स्वयं सभी अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार इस अंतर को भी समझना है कि ये मंगल का ऑफिस है जो सबसे ज्यादा प्रिय है सूर्य को, यानी राजतंत्र। ये ऑफिस है शुक्र का, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वो। जब मैं ऑफिस बोलता हूं तो ध्यान रखना है मूल त्रिकोण राशि की बात बता रहा हूं। और किसको सबसे ज्यादा प्रिय है? ये शनि को। शनि प्रजातंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं। तो इनका पिता का स्वभाव अपने को समझ में आया। और यात्राओं में भी हम उस प्रकार से कह सकते हैं, इनकी गैदरिंग में जब ऐसी यात्राएं करते हैं तो ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी यात्राओं में उस प्रकार से थोड़े कम, क्योंकि आपको पता है 1 नंबर बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं करता है या करना चाहता है, ठीक हो गया। फिर आता है हमारा अपने लिए, ये भी अंतर समझना, अपने लिए क्राउड को अगर फेस करना है तो 1 नंबर को कोई ऐसा भय नहीं है, लेकिन जिसको अपनी गैदरिंग करनी है तो अपनी गैदरिंग करने में थोड़ा संकोच करता है 1 नंबर बजाय कि 7 नंबर से। फिर हमारा आता है हमारा ऑफिस। तो ऑफिस में ये 8 नंबर की तरह है और ऑफिस में ये 2 नंबर की तरह है। तो ऑफिस में ऐसे लोगों को जो भी कार्य करने के लिए कहा जाता है, ये थोड़ा सा उसको शेड या पर्दे में रहकर या अपने अलग कमरे में रहकर करना ज्यादा पसंद करते हैं, या उससे ज्यादा एफिशिएंसी इनको मिल सकती है। और इनका उल्टा है, इनका जो ऑफिस है, भाई राजा तो सीधी सी बात है, राज दरबार ऐसे गुप्त थोड़ी बनाएंगे, इनको तो अपने ऑफिस में थोड़ी सी भव्यता भी चाहिए और अपने ऑफिस में दिखावा भी चाहिए।
अपने घर में ये थोड़ा शांत व्यवहार चाहते हैं। ठीक हो गया, इस अंतर को समझना है कि भाई सिंह लग्न वाला अपने घर में क्या चाहता है, गुप्तता। और तुला लग्न माने कुंभ लग्न वाला अपने घर में चाहता है कुटुंबता, माने ज्यादा लोग। लेकिन वो कुंभ लग्न वाला अपने ऑफिस में 8 नंबर चाहता है। अब वो चाहता है, मिल रहा है क्या? वो मिलेगा कब? जब इस नंबर का जो मालिक है वो अच्छी स्थिति में है और इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट पैदा करने वाले सिटिंग एलिमेंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक हो गया भाई, जैसे मंगल अच्छी स्थिति में है, केतु अच्छी स्थिति में है, तो बहुत बढ़िया। जैसी उसकी चाह है वैसा उसको ऑफिस मिला, बढ़िया सेपरेट उनको मिलता है ऑफिस, अपने कैबिन में बैठकर काम करते हैं। यहां पर 2 नंबर चंद्रमा बैठ गया है, कहता भाई ऑफिस इनका ऐसा है कि उनके ऑफिस में पूरा साजो सज्जा है और उनके ऑफिस को सभी लोग निहारते हैं, उनको वही चीज पसंद है। मैं यहां पर काम करता हूं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वो सही है। वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ईश्वर ने ऐसा बनाया है, अब स्वभाव है ऐसा, तो उसको कैसे बदलना है। लेकिन हाँ, एक ऐसी वृत्ति आती है जब हम हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, सब सम हो जाता है, सब बराबर हो जाता है। उसी को हम मुक्ति बोलते हैं, उसी को मोक्ष बोलते हैं। लेकिन यहाँ ज्योतिष मतलब क्या? ज्योतिष मतलब धर्म का पालन करते जाएंगे तो धीरे 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 उस मुक्ति के मार्ग पर हम चल रहे हैं और मुक्त हो ही जाएं। लेकिन अगर हम बिना धर्म के पालन करें, पहले ही कह दें कि नहीं हम तो सब बराबर है, भाई सब बराबर होता है, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे इस विवाद में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा विवाद को बढ़ा लेते हैं कि सब बराबर होता है, ये कुछ नहीं होता है, इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वो किसको डिनाय कर रहा है? वो धर्म को डिनाय कर रहा है। हम धर्म के बिना मुक्त नहीं हो सकते हैं। सब बराबर है, खाली ये कह देने से मुक्त होने वाले नहीं है। हमें सब बराबर है फिर भी धर्म का पालन करना पड़ेगा, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो स्वभाव है तो है, इस अंतर का रिगार्ड करना है, रिस्पेक्ट करना है। 11वां भाव, फिर आता है 11वां भाव। 11वें भाव को लेकर सिंह लग्न वाले हैं मरकरी का रोमांटिक फेस। सैलरी आ गई, ठीक है, आ गई होगी, ठीक है। अब ये है अपनी सैलरी को लेकर 9 नंबर की तरह इनकम सोर्सेस। बृहस्पति का लॉर्ड है और बृहस्पति का भी कौन सा स्वरूप? क्षत्रिय स्वरूप। इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनमें एक प्रकार का लीड करने की जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है। नेटवर्किंग 9 नंबर की तरह क्षत्रिय फेज। और ये 3 नंबर एक्सेप्टेंस उस मामले में थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। ठीक हो गया, बुद्ध क्योंकि अपना कोई ऐसा उसका कोई मतभेद जल्दी नहीं मानता है। बुद्ध कहता है हम तो आपके रंग में रंग जाते हैं, हमारा कोई अपना विशेष ऐसा कोई डिमांड्स नहीं है ऐसी, हम तो आपके साथ इकट्ठे रहेंगे। तो ये 3 नंबर, मतलब ये 3 नंबर, ये 9 नंबर। ठीक हो गया, तो अपनी सैलरी को लेकर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं सिंह लग्न वाले। और ध्यान तो ये भी रखते हैं, लेकिन इन चीजों को वो आनंद से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर सैलरी में कभी ऊंच नीच होती भी है तो उसको बहुत सॉफ्ट ढंग से टैकल करते हैं। ठीक हो गया, और अपने मित्रों के साथ भी सिंह लग्न वाले, ध्यान रखना है, सिंह लग्न वाले 3 नंबर की तरह बर्ताव कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, और कुंभ लग्न वाले 9 नंबर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, ये दोनों में मूल अंतर है। सिंह लग्न वाले 3 नंबर की तरह अपनी सैलरी आ गई, ठीक है। 11 नंबर वाले इस मामले में अपने स्वभाव से अलग प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं कि भाई सैलरी के मामले में एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो लीड करने में उनको कोई परहेज नहीं है, बोलने में कोई परहेज नहीं है। भाई क्यों नहीं आई? ठीक हो गया, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कहीं वो आप 9 को इस 5 के साथ ना जोड़ दें। ठीक है, तो यह अलग करके अच्छे से समझना है। और 12 नंबर हमारा व्यय कहा जाता है। 12 नंबर में ये है सिंह लग्न वाले व्यय को लेकर 4 नंबर की तरह। वैसे इसका फ्रेंड है चंद्रमा, बहुत अच्छा दोस्त है सूर्य का, लेकिन स्वभाव उनका थोड़ा सा अलग है। तो व्यय को लेकर ये 4 नंबर की तरह है अपने खर्चे को लेकर। वैसे सामान्यतः व्यय भाव में फिमेलिक प्लैनेट्स की राशियां
या फिमालिक स्वभाव जो आते हैं राशियों में वो अच्छे माने जाते हैं। ठीक हो गया। और यहां पर व्यय को लेकर 10 नंबर आता है। 10 नंबर आपको पता है ये ऑफिस में काम करने के लिए बना है, ये बहुत ज्यादा व्यय करने के लिए नहीं बना है। तो अगर एक ठाट बाट के लिए पैसा खर्च करवाना हो तो सिंह लग्न, और अपने खर्चों को बहुत ही ढंग से मैनेज करना हो तो कुंभ लग्न, क्योंकि शनि से ज्यादा बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता। इतनी बढ़िया बार्गेनिंग करते हैं वो शनि, क्योंकि बहुत बढ़िया, उनको ज्यादा मतलब नहीं है कि भाई सर आपके लुक पर ध्यान दे रहे हैं। कहता नहीं नहीं, अपना अपना लुक कैसा ही हो, अपने को तो बढ़िया प्रोडक्ट खरीदना है, क्वालिटी से मतलब अपने को। और आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉपिंग के मामले में वो 10 नंबर की तरह है। 10 नंबर माने कुछ कुछ दिखता है ऐसा, प्रथम दृष्टा तो ऐसा लगता है जैसे वो मेष की तरह है। तो शॉपिंग के मामले में वो बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि नहीं मैं सामने वाले को एकदम थोड़ा सा हार्श भी बोल देता हूं, तो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। इनका मूल स्वभाव अलग प्रकार का है कुंभ का, लेकिन शॉपिंग के मामले में वो 10 नंबर की तरह बर्ताव करते हैं। यानी कुछ मंगल की फेवरेट राशि है वो, और ये अपनी शॉपिंग के मामले में भैया राजा है। वो तो राजा माने वो ऐसी फीलिंग उनकी स्वयं की रहती है। कहता ठीक है आप खर्चा कीजिए। 4 नंबर की तरह, 4 नंबर हमारा ज़ोडिएक में जो रिजर्व है प्लेस, वो वाहन के लिए है। तो वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए, तो वो उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। तो कुल मिला के दोनों ही लग्नों का अपना अपना महत्व है, जो हमने यहां आपके सामने रखने का प्रयास किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार का प्रयास आगे भी करते रहेंगे और नए नए प्रयोग ज्योतिष में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि ज्योतिष को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा सके, सीखा जा सके। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।